दिनेश अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। उसके परिवार में उसके माँ बाप के अलावा उसके दो बड़े भाई और एक बहन थी। दिनेश बचपन से ही काफी चंचल और शरारती स्वभाव का था और शायद इसी वजह से वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। वहीं उसके बड़े भाई और बहन पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल थे और जैसा कि होना ही था, वो पढ़ लिख कर काफी बड़े ओहदों पर पहुंचे। दिनेश का सबसे बड़ा भाई राजेश एक बहुत बड़ा वकील बना। वहीं उसका मंझला भाई विजय एक प्रसिद्ध डॉक्टर और उसकी बहन विमला एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। न सिर्फ उसके गांव वाले बल्कि आसपास के गांव वाले भी उसके परिवार का ही उदाहरण देते थे कि कैसे इतने छोटे और कम संसाधनों वाले परिवार से होकर भी वो बच्चे कितने बड़े ओहदों तक पहुंचे थे। वहीं जब भी वो दिनेश की चर्चा करते तो ये कहने से न चूकते कि हर परिवार में एक ना एक सदस्य तो ऐसा निकलता ही है जो परिवार के मान सम्मान को नहीं बढ़ा पाता। वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दिनेश को भी लोग अक्सर खरी खोटी सुनाने से चूकते नहीं थे कि कैसे उसने अपने परिवार का नाम खराब कर रखा है। इतने काबिल भाई बहनों की संगत में रहकर भी वो उनकी तरह काबिल नहीं बन पाया। पर दिनेश उनकी बातें एक कान से सुनता और दूसरी कान से निकाल फेंकता। वो बस अपने परिवार की जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना और अपने माँ बाप का पेट पालता। खैर, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और उन तीनों भाई बहनों की शादियां हो गई। इधर दिनेश की शादी के लिए भी रिश्ते आ रहे थे। हालांकि वो उसके बड़े भाई बहनों की तरह बहुत बड़े परिवारों से नहीं आ रहे थे, पर दिनेश को इतनी परेशानी भी न थी। आखिर वो कौन सा इतना काबिल इंसान था या इतने बड़े ओहदे पर था कि उसे बहुत बड़े परिवार से रिश्ता आने की उम्मीद हो। उसे तो बस एक साधारण कन्या चाहिए थी शादी के लिए। दहेज में उसका कोई विश्वास न था। उसने अपने माँ बाप से साफ साफ कह रखा था कि बस एक कामकाजी लड़की चाहिए जो उसका और उसके बूढ़े माँ बाप का ख्याल रख सके। समय धीरे धीरे बीत ही रहा था कि एक दिन विमला ने अपने बड़े भाइयों राजेश और विजय से फोन पर बातचीत की। उसने बताया कि अखबार में खबर छपी है कि उनके गांव के पास से ही एक बड़ा हाईवे निकलने वाला है और उसकी वजह से उनके गांव की जमीन काफी ऊंचे दाम पर पहुंच जाएगी। दोनों बड़े भाई भी विमला की बात सुनकर काफी खुश थे। विमला ने इस पर उन्हें बताया कि क्यों ना अब गांव में उनकी जमीन का बंटवारा कर लिया जाए। आखिर उनका भी हिस्सा है गांव की उस जमीन पर और जब हाईवे निकल जाएगा तो उन्हें काफी अच्छी कीमत मिल जाएगी उनकी जमीन की। वो दोनों भाई भी विमला की बात से सहमत हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि अगले हफ्ते ही वो अपने गांव जाएंगे, काफी समय बाद बंटवारे के लिए। खैर, जैसा तय हुआ था, अगले हफ्ते वो तीनों अपने गांव पहुंच गए। गांव वालों को जब ये पता चला कि वो तीनों गांव आए हैं तो पूरा गांव ही उनसे मिलने उनके घर पहुंच गया। उनके घर पर एक मेले जैसा माहौल था। हर कोई उन तीनों से मिलने के लिए बेताब था, यहाँ तक कि गांव के प्रधान भी। और वो जब उन तीनों से मिले तो उन्होंने उन्हें एक नई चीज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गांव से एक बड़ा हाईवे तो निकल ही रहा है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी औद्योगिक इकाई भी लगने वाली है गांव में ही, और वो औद्योगिक इकाई उनकी जमीन पर ही लगने वाली है। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो गए। अब वाकई में उनकी जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। उधर खेत पर काम कर रहे दिनेश को जब किसी ने जाकर बताया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो भागते हुए घर पहुंचा। वो तीनों भी दिनेश से मिलकर खुश तो थे, पर उनकी असली खुशी तो जमीन को लेकर थी। खैर, दिनेश उनकी आवभगत में जुट गया। उसने शाम के खाने के लिए काफी लजीज व्यंजन बनवाए और अपने भाई बहनों की सुख सुविधा के लिए तमाम संसाधन भी आस पड़ोस से लाकर इकट्ठा कर दिए। शाम को खाने के बाद उन तीनों ने दिनेश को बुलाया। दिनेश भी
बड़ा खुशी खुशी अपने भाई बहनों के पास जा बैठा। आखिर कितने समय बाद मिले थे वो चारों। वो उनसे बचपन से जुड़ी तमाम चीजों के बारे में चर्चा करने लगा, पर उन तीनों के मन में ये बातें कहाँ थी। विमला ने दिनेश को टोकते हुए कहा, भाई वो बातें तो बचपन की थी और अब बहुत पुरानी हो गई हैं। अब उनका क्या ही महत्व रह गया है। हमें तो आज की चिंता करनी चाहिए और हम यहाँ पर इसी विषय को लेकर आए हैं। दिनेश विमला की बात सुनकर थोड़ा अचरज में था, पर विमला ने जब खुलकर बताया कि उनके यहाँ आने का मकसद बंटवारा था, तो दिनेश ने हंसते हुए उनसे कहा, बड़े भैया तो वकील हैं और आप लोग भी काफी पढ़े लिखे हैं, सो आप लोग जैसा निर्णय लें मुझे स्वीकार है। आप बस मुझे बता दीजिएगा कि दस्तखत कहाँ करने हैं, मैं खुशी खुशी कर दूंगा। इस पर विमला ने दिनेश को टोकते हुए कहा, अरे भाई, बंटवारा तो 4 लोगों के साथ बैठकर ही होगा ना, क्योंकि आखिर वो हम 4 लोगों में ही होना है। हम 3 तुम्हारे हिस्से का बंटवारा कैसे कर देंगे, तुम्हें भी बैठना ही होगा। बाकी दोनों भाइयों ने भी विमला की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिनेश से कहा कि हाँ, तुम्हें भी बंटवारे में बैठना ही होगा। इस पर दिनेश ने उनसे सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है, आज तो काफी रात हो गई है, कल सुबह इस विषय पर चर्चा करते हैं। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला गया। उसके दिल में दर्द तो काफी था, पर वो उसे चेहरे पर नहीं लाना चाहता था। सुबह दिनेश ने अपने बड़े भाई बहनों के नाश्ते के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की और फिर वो उनके पास जा बैठा, क्योंकि आज उसे खेती पर नहीं जाना था। आखिर आज उसे बंटवारे में जो बैठना था। नाश्ता पूरा होने के बाद बंटवारे पर चर्चा शुरू हुई। बड़े भाई ने परिवार की संपत्ति और जमीन जायदाद के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। मझले और भाई और बड़ी बहन ने भी इस विषय में गंभीरता से बात करनी शुरू कर दी। जब सब लोग काफी गंभीर हो गए तो दिनेश ने उन्हें टोकते हुए कहा, आप लोग नाहक ही इतना परेशान क्यों होते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे यहाँ की हर चीज की जानकारी है। हमारे पास कुल 10 बीघे खेती की जमीन है और ये अपना पुश्तैनी घर। सो अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं बंटवारा आसानी से कर पाऊंगा। इस पर उन तीनों ने कुछ सकुचाते हुए हामी भर दी। दिनेश ने मौका पाते हुए उन्हें बंटवारे के बारे में बताना शुरू किया। दिनेश ने कहा कि हमारे 10 बीघे जमीन में 5 बीघे बड़े भाई ले लें और 5 बीघे मझले भाई। बाकी बात रही इस पुश्तैनी घर की, तो वो दीदी के लिए ठीक रहेगा। इतना सुनकर वो तीनों थोड़ा हड़बड़ा गए। विमला ने दिनेश को टोकते हुए कहा, क्या बात करते हो भैया, 10 बीघे जमीन बड़े भाइयों में बांट दोगे, घर मुझे दे दोगे, तो तुम क्या लोगे? दिनेश ने इस पर विमला को जवाब दिया। उसने कहा कि ऐसा मत सोचो दीदी कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा। आखिर बंटवारा बराबर का होता है, तो मैं भी अपना हिस्सा लूंगा ही। इतना सुनकर उन तीनों के पैरों से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। उन्हें लगा कि शायद कोई कड़ा खजाना दिनेश के हाथ लगा है इस पुश्तैनी घर में, जिसे शायद वो उनके साथ बांटना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने बड़ी खुशी खुशी वो जमीन और घर उन तीनों को देने की बात कही थी। उन तीनों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। और जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने दिनेश को टोका और कहा कि आखिर उसे बंटवारे में क्या चाहिए। इस पर दिनेश ने बहुत ही नम्र और सरल भाव से कहा कि उसे बंटवारे में उसके बूढ़े माँ बाप चाहिए। इतना सुनना था कि उन तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए। आखिर बंटवारा इतना भारी जो था। दिनेश ने अपने हिस्से में इतनी बड़ी संपत्ति ले ली थी जिसे वो चाहकर भी दे नहीं पा रहे थे। उनके बूढ़े माँ बाप। वो तीनों उठे और दिनेश को अपने गले से लगा लिए। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू उस बंटवारे के जख्म को बहुत तेजी से भर रहे थे। उन तीनों ने दिनेश से कहा
नहीं भाई नहीं, हमें ये बंटवारा मंजूर नहीं। आखिर तुम अपने हिस्से में इतनी बड़ी संपत्ति कैसे ले सकते हो? ये जमीन, ये मकान तो यहीं रह जाने हैं, पर हमारे माँ बाप, हम उन्हें कैसे बांट सकते हैं? वाकई में माँ बाप का बंटवारा वो कैसे कर सकते थे? उनकी आंखें खुल चुकी थी और उन्हें समझ में आ गया था कि उनके परिवार का नाम रोशन करने वाले वो नहीं, बल्कि उनका छोटा भाई दिनेश ही है। क्योंकि रुतबे और पैसे में भले ही वो उससे बहुत बड़े हों, पर कर्म और सोच में वो उनसे कई गुना बड़ा था। अगली सुबह जब वो तीनों अपने अपने घर की ओर रवाना हुए तो बंटवारे में बहुत कुछ लेकर जा रहे थे। माँ बाप का आशीर्वाद, भाई का प्रेम, और शायद इस पूरी दुनिया में इससे बड़ी संपत्ति है ही नहीं। तो ये थी मेरी आज की कहानी बंटवारा। कैसी लगी आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।